If free speech is a threat to your government, then your government is a threat to your nation. There is a certain bitter irony at the heart of modern India's story. एक तरफ हम खुद को डेमोक्रेसी की मदर कहकर सेलिब्रेट करते हैं, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे डाइवर्स सेल्फ गवर्नेंस का एक्सपेरिमेंट। दूसरी तरफ अप्रैल 2026 के अंत में कुछ नए नंबर्स आए हैं जो हर इंडियन सिटीजन को रुककर आईने में लंबा और अनकंफर्टेबल लुक लेने पर मजबूर कर देने चाहिए। 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी आरएसएफ हर साल पब्लिश करता है, ने इंडिया को 180 कंट्रीज में 157 रैंक दिया है। ये 2025 के 151 स्टोन से 6 प्लेसेस की ड्रॉप है और 2025 का नंबर भी पहले से गिरा हुआ था। ये ब्लिप नहीं है, ये पैटर्न है, ट्रेजेक्टरी है, स्लो, स्टेडी और डिलिबरेट डिसेंट है। इस नंबर का मतलब क्या है? सिर्फ स्प्रेडशीट पर एब्स्ट्रैक्ट रैंक नहीं, बल्कि जर्नलिस्ट, कंटेंट क्रिएटर्स और ऑर्डिनरी सिटीजन्स की लिव्ड रियलिटी। समझने के लिए हमें हेडलाइन से कहीं डीपर जाना होगा। चलिए ठीक यही करते हैं। आरएसएफ का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ओपिनियंस या आइडियोलॉजी पर रैंक नहीं करता। ये 5 कॉन्क्रीट इंडिकेटर्स पर एवेल्युएट करता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फॉर जर्नलिस्ट, लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द प्रेस, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट और फिजिकल सेफ्टी ऑफ रिपोर्टर्स ऑन द ग्राउंड। इंडिया के स्कोर्स इन सभी 5 इंडिकेटर्स पर डिक्लाइनिंग रहे हैं, लेकिन 2026 रैंकिंग को पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग बनाने वाली बात सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि कंपनी है जिसके साथ इंडिया खड़ा है और जिस कंपनी को पीछे छोड़ आया है। चलिए इंडियाज इमीडिएट नेबरहुड देखते हैं। नेपाल, जो डिकेड लॉन्ग माओइस्ट सिविल कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से हाल ही में निकला 87 रैंक पर है, इंडिया से लगभग 70 प्लेसेस ऊपर। श्रीलंका, जो कुछ साल पहले इकोनॉमिक कोलैप्स से गुजरा, जहां लोग फ्यूल के लिए क्यूज में खड़े थे और प्रेसिडेंट देश छोड़कर भाग गए, 134 रैंक पर है, फिर भी इंडिया से ऊपर। भूटान, छोटा हिमालयन किंगडम, वेस्टर्न सेंस में फुल मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भी नहीं, 150 रैंक पर, इंडिया से ऊपर। बांग्लादेश, जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस और गवर्नमेंट चेंज से गुजरा, 152 रैंक पर, इंडिया से ऊपर। और पाकिस्तान, जिसका मिलिट्री कास्ट, जर्नलिस्ट की एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस और मीडिया फिगर्स के असैसिनेशन का डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, 153 रैंक पर, इंडिया से 4 प्लेस ऊपर। रीजन में सिर्फ चाइना 178 पर इंडिया से साफ नीचे है, और जिस स्पीड से चीज़ें बढ़ रही हैं वो गैप नारोइंग हो रहा है। आरएसएफ की इस साल की रिपोर्ट की लैंग्वेज डिप्लोमेटिक नहीं है। इसने इंडियाज मीडिया लैंडस्केप को 2014 से अनऑफिशियल स्टेट ऑफ इमरजेंसी में फंस गया बताया है। रिपोर्ट में कहा गया कि कंट्रीज लीगल इंडिकेटर में शार्पेस्ट सिंगल ईयर डिक्लाइन हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी लॉस, एंटी टेररिज्म स्टैट्यूट्स और कॉलोनियल एरा डिफेमेशन प्रोविजंस को प्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने की वजह से ग्लोबली इंडिया ग्रिम कंपनी में है। इंडेक्स के 25 ईयर हिस्ट्री में पहली बार 180 कंट्रीज में से आधे से ज़्यादा 52.2% जर्नलिज्म के लिए डिफ़िकल्ट या वेरी सीरियस कैटेगरी में है। इंडिया फर्मली वेरी सीरियस कैटेगरी में बैठा है। जब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 2026 इंडेक्स रिलीज़ किया, तो इंडिया के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिक, पॉइंटेड और एक्सटेंसिवली डॉक्यूमेंटेड था। ऑर्गेनाइजेशन ने नोटेड किया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होल्ड करते, ओकेजनली नहीं, रेयरली नहीं, अब सिंपली नहीं होल्ड करते। जब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का हेड ऑफ गवर्नमेंट फ्री प्रेस के सामने अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चंस का सामना करने से मना कर दे, तो कुछ फंडामेंटल टूट चुका है। आरएसएफ ने यह भी ऑब्जर्व किया कि इंटरव्यूज सिलेक्टिवली ग्रांटेड किए जाते हैं, सिर्फ उन जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सनालिटीज को जो गवर्नमेंट को फेवरेबल लाइट में कवर करते हैं, बाकी शट आउट कर दिए जाते हैं। ये फ्री मार्केट ऑफ आइडियाज़ नहीं है, ये मैनेज्ड क्यूरेटेड इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट है, जहां गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि किसे एक्सेस मिलेगा और किसे नहीं। रिपोर्ट में सिस्टमैटिक हरासमेंट कैंपेन्स का जिक्र किया गया, जो रूलिंग पार्टी से अलाइंड सोशल मीडिया अकाउंट्स के नेटवर्क्स के जरिए कोऑर्डिनेट होते हैं। ये रैंडम ट्रोल्स नहीं हैं। आरएसएफ इन्हें ऑर्गेनाइज्ड प्रेशर कहता है, जिसका मकसद रिपोर्टर्स को इंटिमिडेट, साइलेंस और प्रोफेशनल रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करना है जो रॉन्ग क्वेश्चंस पूछते हैं। स्ट्रक्चरल साइड पर आरएसएफ ने एक और खतरनाक चीज़ पर हाईलाइट किया, कॉन्सेंट्रेटेड मीडिया ओनरशिप। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप अब इंडिया में 70 से ज़्यादा मीडिया आउटलेट्स ओन करती है। गौतम अदानी,
जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट से क्लोज टाइज रखते हैं, ने लेट 2022 में एनडीटीवी ले लिया, जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाला आखिरी मेनस्ट्रीम चैनल्स में से एक था। जब किसी कंट्री के बिगेस्ट मीडिया हाउसेस उन लोगों के पास हों जिनके पॉलिटिकल पावर से डीप टाइज हैं, तो एडिटोरियल इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आरएसएफ ने एक टर्म कॉइन किया जो अब पॉपुलर यूसेज में आ गया है। गोदी मीडिया प्राइम मिनिस्टर के नाम और हिंदी वर्ड लैपडॉग का प्ले। ये टर्म उस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है जिसमें वंस प्लुरलिस्ट प्रेस लैंडस्केप अब प्रोपागेंडा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बदल गया है। और फिर मनी है। इंडियन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस मुख्य रूप से एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से फंड होते हैं और कंट्री का सिंगल लार्जेस्ट एडवर्टाइजर गवर्नमेंट इटसेल्फ है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों इस सेल्फ सेंसर करने का इंसेंटिव इकोनॉमिक मॉडल में ही बेक्ड इन है। जो चैनल डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता है वो गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग खो देता है। जो चैनल साथ खेलता है उसे रिवॉर्ड मिलता है। कोई डायरेक्ट ऑर्डर की जरूरत नहीं, मार्केट खुद सेंसरिंग कर देता है। अब ऑपरेशनल लेवल पर बात करते हैं। मैकेनिक्स की फ्री स्पीच को रियल टाइम में कैसे चोक किया जा रहा है। नंबर्स यहाँ स्टैगरिंग हैं और ये डीपली डिलिबरेट पैटर्न फॉलो करते हैं। 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 6000 पीसेस ऑफ ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करने के ऑर्डर्स जारी किए। 2024 में यह नंबर डबल होकर 12000 हो गया। दिसंबर 2025 तक फिगर 24000 पहुंच चुकी थी। सिर्फ 3 साल में 4-fold इंक्रीज। ये जेन्युइनली हार्मफुल कंटेंट के सडन सर्च का रिस्पॉन्स नहीं है। ये एक सिस्टम है जो स्केलिंग अप हो रहा है। एक मशीन जिसे बिल्ड, टेस्ट और एक्सेलरेट किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म लेवल डाटा भी सिमिलर स्टोरी बताता है। एक्स फॉर्मली ट्विटर सबसे ज़्यादा ब्रन झेल रहा है। 60% से ज़्यादा ब्लॉकिंग ऑर्डर्स उसी प्लेटफॉर्म पर टारगेट किए गए। फेसबुक और इंस्टाग्राम टुगेदर लगभग 25% और यूट्यूब लगभग 5%। हालांकि यूट्यूब के ऑल्टरनेटिव न्यूज़ सोर्स के रूप में बढ़ते इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाला है। मेटा ने अपने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग में रिवील किया कि 2025 में इंडिया में कंटेंट रिमूवल 2023 से 3 गुना ज़्यादा था। एक्स ने कर्नाटका हाई कोर्ट में केस फाइल किया जिसमें पता चला कि सिर्फ फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में गवर्नमेंट ने लगभग 3000 ब्लॉकिंग ऑर्डर्स जारी किए। रफली 150 टू 160 ऑर्डर्स एवरी सिंगल डे। इसे सोक इन होने दीजिए। एवरी डे, बिना पब्लिक नोटिफिकेशन के, बिना जुडिशियल रिव्यू के, बिना अकाउंटेबिलिटी के। इस मशीन को समझने के लिए एक टूल को जानना जरूरी है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी सुना भी नहीं। सहयोग पोर्टल। अक्टूबर 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा लॉन्च सहयोग पोर्टल को ऑफिशियली साइबर क्राइम से लड़ने और इंडियन सिटीजन्स के लिए सेफर डिजिटल एनवायरनमेंट बनाने का मैकेनिज्म बताया गया। फेस पर रीजनेबल गोल, लेकिन प्रैक्टिस में ये कुछ बहुत डिफरेंट बन गया। सहयोग पोर्टल अब प्राइमरी चैनल है जिसके जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टेक डाउन ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं और क्रूशली ये स्टेट लेवल अथॉरिटीज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स समेत वाइड रेंज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को प्लेटफॉर्म्स डायरेक्ट कंटेंट रिमूवल डिमांड्स जारी करने की इजाज़त देता है बिना लॉ के प्रोसीजरल सेफगार्ड्स के। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने सहयोग को प्राइमरी सेंसरशिप टूल बताया क्योंकि ये प्रोसीजरली सिंपलर, फास्टर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए राउटेड है, जबकि हियरिंग्स इंडिपेंडेंट कमेटी रिव्यू या पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं है। सहयोग से पहले सेक्शन 69 एम्पियर ऑफ द आईटी एक्ट के तहत लीगल फ्रेमवर्क सुप्रीम कोर्ट को 2015 श्रेया सिंघवी यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में इंटरप्रेट किए अनुसार कंटेंट ब्लॉकिंग के लिए स्पेसिफिक प्रोसेस रिक्वायर करता था। रिटन ऑर्डर, रीजंस रिकॉर्डेड, अफेक्टेड पार्टी को नोटिस और जुडिशियल कमेटी द्वारा रिव्यू। ये ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटीज नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स थे। सहयोग पोर्टल इन सभी प्रोटेक्शंस को इफेक्टिवली बाईपास कर देता है। ऑर्डर्स बिना रिटन एक्सप्लेनेशंस के जारी होते हैं। जिसकी कंटेंट रिमूव होती है उसे कोई नोटिस नहीं मिलता कि क्यों, कोई कमेटी रिव्यू नहीं करता। प्लेटफॉर्म को बस रिक्वेस्ट मिलती है और कॉम्प्लाई करना पड़ता है, क्योंकि नॉन कॉम्प्लायंस का मतलब सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट के सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस खोना है। कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडवोकेट हरीश जागतियानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है सहयोग पोर्टल और आईटी रूल्स अमेंडमेंट्स को चैलेंज करते हुए, आर्ग्यूइंग कि ये सिस्टम किसी भी पुलिस ऑफिसर को कंट्री में कहीं भी किसी भी वॉइस को ऑनलाइन साइलेंस करने की पावर देता है।
बिना चेक्स और अकाउंटेबिलिटी के। वो केस अभी हर्ड हो रहा है। अगर सहयोग ऑपरेशनल टूल है, तो 2026 अमेंडमेंट्स टू द इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी रूल्स लीगल आर्किटेक्चर है, जिसे परमानेंट और अनचैलेंजेबल बनाने के लिए कॉन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। 30 मार्च 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2026 का ड्राफ्ट पब्लिश किया। पब्लिक फीडबैक के लिए रिमार्कबली कंप्रेस्ड विंडोज सिर्फ 15 डेज दिया। अमेंडमेंट्स कई चीजें करते हैं, हर एक इंडिविजुअली कंसर्निंग, लेकिन कलेक्टिवली गवर्नमेंट, प्रेस और सिटीजन के रिलेशनशिप में फंडामेंट शिफ्ट। फर्स्ट, एडवाइजरी और लॉ के बीच लाइन का इरेशर। पहले गवर्नमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंटेंट रिमूव करवाना चाहे तो एडवाइजरी जारी कर सकता था। मोरल वेट वाला रिकमेंडेशन, लेकिन लीगल कंपल्शन नहीं। प्लेटफॉर्म को राइट था कि वो अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट एवेलुएट कर पुशबैक कर सके। न्यू रूल्स के तहत सभी एडवाइजरीज, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और गवर्नमेंट की डायरेक्शंस अब मैंडेटरी हैं। प्लेटफॉर्म्स को बिना डिबेट, बिना रीजनेबलनेस इवैल्यूएट किए कंप्लाई करना होगा। सजेशन और ऑर्डर के बीच डिस्टिंक्शन फॉर्मली अबॉलिश कर दी गई है। सेकंड, 3 आवर टेकडाउन विंडो। पहले प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट टेकडाउन रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्ड करने के लिए 36 आवर्स मिलते थे। फरवरी 2026 अमेंडमेंट ने इसे 3 आवर्स कर दिया और इंडिकेशंस हैं कि गवर्नमेंट इसे फर्दर 1 आवर तक कम करना चाहता है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस 3 आवर विंडो को प्रेशर मैकेनिज्म बताया, जो प्लेटफॉर्म्स को सेंसरशिप की तरफ एयर ऑन द साइड करने को मजबूर करता है। कोई ह्यूमन रिव्यू टीम हंड्रेड्स ऑफ डेली रिक्वेस्ट को 3 घंटे में मीनिंगफुली एवेल्युएट नहीं कर सकता। इसलिए प्लेटफॉर्म्स ऑटोमेटेड सिस्टम्स डिप्लॉय करते हैं, एल्गोरिदम्स कॉल लेते हैं, और जब एल्गोरिदम्स कॉल लेते हैं, न्यूआंस कैजुअलिटी होती है। लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म, सैटियर, जर्नलिज्म और पॉलिटिकल कमेंट्री जेन्युइन हार्मफुल कंटेंट के साथ स्वीप अप हो जाते हैं। थर्ड, ऑर्डिनरी यूजर्स को पब्लिशर्स के रूप में रिक्लासिफिकेशन। ड्राफ्ट रूल्स का शायद सबसे फार रीचिंग प्रोविजन ये है, कोई भी इंडिविजुअल जो करंट अफेयर्स और न्यूज़ पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, अब डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है। और लार्ज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जितने कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स के अधीन। अगर आप पॉलिटिकल इवेंट्स एक्सप्लेन करने वाला यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी पर कमेंट करते हैं, ट्विटर यूज़र हैं जो न्यूज़ आर्टिकल्स शेयर करते हैं अपनी एनालिसिस के साथ। न्यू रूल्स के तहत आप पब्लिशर माने जा सकते हैं, सारे पेपर वर्क, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स और रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस के साथ। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसे चिलिंग फ्री एक्सप्रेशन एंड कॉजिंग सेल्फ सेंसरशिप का टूल बताया। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इसे डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म कहा। फोर्थ, बैड टेस्ट क्लॉज। सबसे वेगली वर्डेड और इसलिए सबसे डेंजरस प्रोविजन वो है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल को कंटेंट टेक डाउन ऑर्डर देने की इजाज़त देता है जो उन्हें बैड टेस्ट लगे। इलीगल नहीं, डिफामेटरी नहीं, इंसाइटिंग वायलेंस नहीं, सिंपली बैड टेस्ट। अगर सैटरिस्ट पॉलिटिकल लीडर का इम्पर्सोनेशन करे, कार्टूनिस्ट अनफ्लैटरिंग कैरिकेचर बनाए, कॉमेडियन गवर्नमेंट पॉलिसी पर स्किट लिखे, ये सब अब एक्शनेबल हो सकता है। कोर्ट के जरिए नहीं, ड्यू प्रोसेस से नहीं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के सब्जेक्टिव एस्थेटिक जजमेंट से। फिफ्थ, फैक्ट चेक यूनिट का बैकडोर से रिटर्न। 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड फैक्ट चेक यूनिट को स्ट्रक डाउन किया था, जो गवर्नमेंट को ऑफिशियली इंफॉर्मेशन को फेक न्यूज़ लेबल करने की पावर देता। कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया। न्यू ड्राफ्ट रूल्स क्वाइटली फंक्शनली इक्विवेलेंट मैकेनिज्म को डिफरेंट प्रोसीजरल पाथवे से रिजरेक्ट कर रहे हैं। आईएफ ने नोटेड किया कि गवर्नमेंट कोर्ट द्वारा प्रॉब्लमैटिक माने गए कंटेंट ओवरसाइट मशीनरी को बस डिफरेंट डोर से ऑब्टेन कर रहा है। फ्री स्पीच लॉ में एक फ्रेज है, द चिलिंग इफेक्ट। ये डिस्क्राइब करता है कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रेट भले ही एक्चुअली एनफोर्स ना किए जाएं, कैसे लोगों को डर के मारे सेल्फ सेंसर करने पर मजबूर कर देते हैं। और ये किसी स्पेसिफिक एक्ट ऑफ सेंसरशिप से ज़्यादा बिल्ड किए जा रहे सिस्टम का ट्रू एम है। जब कंटेंट क्रिएटर जानता है कि उसका अकाउंट बिना नोटिस, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना अपील के डिलीट हो सकता है, वो कैलकुलेशंस करता है। पूछता है, क्या ये वीडियो रिस्क के वर्थ है? क्या ये ट्वीट अकाउंट के वर्थ है? क्या ये आर्टिकल लीगल हैरासमेंट के वर्थ है? बहुत से नो जवाब देंगे
और प्रिसाइसली यही पॉइंट है। जब प्लेटफॉर्म्स को एवरीडे 150 ब्लॉकिंग ऑर्डर्स मिलते हैं और कंप्लाई करने के लिए सिर्फ 3 घंटे हैं, तो वे रिक्वेस्ट को इंडिविजुअली एवेल्युएट करना बंद कर देते हैं, ऑटोमेटिकली एल्गोरिथमिकली ब्लाइंडली कंप्लाई कर देते हैं और ओवर ब्रॉडली कंप्लाई करते हैं। लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड कंटेंट भी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अंडर कंप्लायंस का रिस्क उन्हें उठाना पड़ता है, जबकि ओवर कंप्लायंस का रिस्क यूजर को, जिसके पास फाइट बैक करने का लीगल स्टैंडिंग नहीं है। नतीजा ये सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट को दाबोफन कंटेंट की डायरेक्ट सेंसरशिप ऑर्डर देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। थ्रेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी है। प्लेटफॉर्म सेल्फ रेगुलेट करते हैं, क्रिएटर सेल्फ सेंसर करते हैं, पब्लिक डिस्कोर्स क्वाइटली नैरो होता जाता है और ज़्यादातर लोग इसे होते हुए नोटिस भी नहीं करते। ये मॉडर्न, टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड ऑथोरिटेरियन इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट है। इसमें गुलाग्स या स्टेट ब्रॉडकास्टिंग मोनोपोलीज की ज़रूरत नहीं। बस स्पीकिंग का कॉस्ट अनकंफर्टेबली हाई कर दो, फिर बाकी काम कर देगा। ये बिना रेजिस्टेंस के नहीं हो रहा, लेकिन रेजिस्टेंस फ्रेगमेंटेड, अंडर रिसोर्स्ड है और स्टेट के इनॉर्मस इंस्टीट्यूशनल पावर के सामने है। एक्स, फॉर्मली ट्विटर, ने कर्नाटका हाई कोर्ट में केस फाइल्ड किया है, ब्लॉकिंग ऑर्डर्स की वॉल्यूम और लीगलिटी को चैलेंज करते हुए। उसी केस के जरिए पहले डिस्कस किए गए नंबर्स पब्लिक हुए। लिटिगेशन कम से कम पेपर ट्रेल तो बना रही है और कुछ ट्रांसपेरेंसी फोर्स कर रही है। मेटा ने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स पब्लिश किए हैं, जिनमें इंडिया में कंटेंट रिमूवल रिक्वेस्ट के ट्रिपलिंग का डॉक्यूमेंट है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने पब्लिक टेम्पलेट्स बनाए हैं, जिससे ऑर्डिनरी सिटीजन्स ड्राफ्ट आईटी रूल्स पर गवर्नमेंट को फॉर्मल फीडबैक सबमिट कर सकें। हज़ारों लोगों ने इस्तेमाल किया। उन्होंने हर अमेंडमेंट का डिटेल लीगल एनालिसिस पब्लिश किया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन और 4 अन्य प्रेस बॉडीज़ ने गवर्नमेंट को अपोजिंग रेजोल्यूशंस फॉर्मली सबमिट किए। 7 अप्रैल 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने गूगल, मेटा, स्नैपचैट, यूट्यूब आदि प्लेटफॉर्म्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ क्लोज डोर मीटिंग कन्वीन्ड की। मीटिंग में ड्राफ्ट रूल्स में सिग्निफिकेंट एम्बिग्युइटी सामने आई। कंपनीज को भी अनक्लियर था कि उनकी लायबिलिटी कहाँ खत्म होती है और पब्लिशर या इंडिविजुअल यूजर की कहाँ शुरू। मीटिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया गया, पहले 14 अप्रैल से 29 अप्रैल, फिर 7 मई तक। ये एक्सटेंशन सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट ने मीटिंग्स में कुछ सुना जिससे उसे पॉज हुआ। वेदर वो पॉज मीनिंगफुल रिवीजन में ट्रांसलेट होगा देखना बाकी है। और फिर कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2015 श्रेया सिंगल जजमेंट अभी भी गुड लॉ है। सहयोग और प्रेशर के जरिए करंट प्रैक्टिसेस साइड जजमेंट के स्पिरिट, अगर नहीं तो लेटर का वायलेशन है। मल्टीपल केसेस जुडिशियरी में चल रहे हैं, लेकिन इंडियन कोर्ट स्लोली मूव करते हैं, गवर्नमेंट्स बहुत फास्ट मूव कर सकते हैं। ये सब वैक्यूम में नहीं हो रहा। गवर्नमेंट इस एजेंडा को इतनी इंटेंसिटी से क्यों परसू कर रहा है, समझने के लिए करंट पॉलिटिकल मोमेंट को समझना ज़रूरी है। करंट पॉलिटिकल एरा के पहले डिकेड, रफली 2014 टू 2024, रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट को रिमार्केबल पब्लिक सपोर्ट मिला जो क्रिटिसिज्म से ऑलमोस्ट इम्परवियस लगता था। मेन स्ट्रीम मीडिया कैप्चर्ड या कोऑप्टेड था, सोशल मीडिया सपोर्टिव था, ऑपोजिशन डिसरे में था, लेकिन कुछ शिफ्ट हो गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया की पब्लिक इन्फॉर्मेशन पर ग्रिप कमज़ोर हुई है, क्योंकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट और इंडिपेंडेंट न्यूज़लेटर रीच और क्रेडिबिलिटी में बड़े हो रहे हैं। मेन स्ट्रीम एंकर्स जो क्वेश्चंस नहीं पूछते, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ पर इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स घर से लाउडली, परसिस्टेंटली और लार्ज ऑडियंस तक पूछ रहे हैं। आरएसएफ ने खुद इस शिफ्ट को नोट किया। डिजिटल जर्नलिस्ट्स और कंटेंट क्रिएटर्स की नई जनरेशन जो मेन स्ट्रीम मीडिया के कैप्चर से बने अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम को फिल कर रही है, और प्रिसाइसली इसी कम्युनिटी को न्यू आईटी रूल्स ब्रिंग टू हील करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। टाइमिंग मैटर करता है। 2024 जनरल इलेक्शंस के बाद जब रूलिंग पार्टी पहली बार डिकेड में मेजॉरिटी अकेले नहीं जीत पाई, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बदल गया। सोशल मीडिया की अनक्वेश्चनिंग लॉयल्टी, जो एस्टैब्लिशमेंट की मेजर एसेट थी, विजिबली एरोड हो गई। फॉर्मर सपोर्टर्स हार्डर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कमेंट सेक्शंस और टाइमलाइन रिप्लाईज अब फ्रस्ट्रेशन और डिस्कंटेंट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से उस स्पेस को कंट्रोल करना पॉलिटिकल नेसेसिटी बन गया है।
क्लियर हो कि क्या स्टेक पर है, एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में नहीं कॉन्क्रीटली। डेमोक्रेसी को अकाउंटेबिलिटी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन को फ्री प्रेस चाहिए जो बिना आर्बिट्ररी रिटेलिएशन के फाइंड, पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जब प्रेस को अंडरमाइन करते हो तो सिर्फ जर्नलिस्ट को हार्म नहीं करते, हर सिटीजन की इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की एबिलिटी को हार्म करते हो, वोट, लीडर्स, कंट्रीज डायरेक्शन के बारे में। क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट के लिए थ्रेट नहीं है, ये मैकेनिज्म है जिससे गवर्नमेंट इम्प्रूव होता है। हर डेमोक्रेसी जिसने करप्शन कम किया, पब्लिक सर्विसेज सुधारे, लीडर्स को अकाउंटेबल रखा, फ्री और फेयरलेस प्रेस के जरिए किया। जो कंट्रीज प्रेस फ्रीडम सप्रेस करते हैं वे एफिशिएंट या प्रॉस्परस नहीं बनते, वे करप्ट, आर्बिट्ररी और फ्रैजाइल बनते हैं। प्रैक्टिकल कंसर्न ये भी है कि कौन साइलेंस नहीं होता। इंडिया's इंटरनेट जेन्युइनली हार्मफुल कंटेंट से शॉर्ट नहीं है। ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम्स ने मिलियंस ऑफ फैमिलीज को डेवास्टेट किया। डीप फेक पोर्नोग्राफी विमेन को टारगेट करता है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल सर्कुलेट करता है। हेट स्पीच कम्युनल टेंशंस इन्फ्लेम करता है। ये रियल हार्म्स हैं। फिर भी ओवरवेलमिंग नंबर्स में जारी ब्लॉकिंग ऑर्डर्स प्राइमरीली इन कैटेगरीज को टारगेट नहीं कर रहे। वे पॉलिटिकल कमेंटरी, सैटायर, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और क्रिटिक्स ऑफ पावर को टारगेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो जर्नलिस्ट के डिफिकल्ट क्वेश्चंस और स्कैमर के पेंशनर्स सेविंग्स चुराने के बीच डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता या चूज नहीं करता, वो सिटीजन्स की प्रोटेक्शन नहीं कर रहा, वो खुद की प्रोटेक्शन कर रहा है। सिचुएशन सीरियस है, लेकिन बियॉन्ड रेमेडी नहीं। कोर्ट्स वाइटल अरीना बने हुए हैं। एक्स का कर्नाटका हाईकोर्ट केस, सायोग को चैलेंज करने वाली बॉम्बे हाईकोर्ट पिटीशन, ये केसेस मैटर करते हैं। श्रेया सिंघल प्रेसिडेंट अभी ओवरटर्न नहीं हुआ। अगर लिटिगेंट्स और सिविल सोसाइटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि करंट प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस वायोलेट करते हैं, तो कोर्ट्स के पास इंटरवीन करने के टूल्स हैं। पब्लिक फीडबैक मैकेनिज्म्स लिमिटेड हैं, लेकिन मीनिंगलेस नहीं। जब टेंस ऑफ थाउजेंड सिटीजन्स ड्राफ्ट रूल्स पर ऑब्जेक्शन सबमिट करते हैं, तो पॉलिटिकल और लीगल रिकॉर्ड बनता है। गवर्नमेंट के ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट के क्लेम को सस्टेन करना मुश्किल होता है। प्लेटफॉर्म्स कमर्शियल इंसेंटिव्स के बावजूद कभी कभी पुशबैक करते हैं। जब कंपनीज गवर्नमेंट रिक्वेस्ट की वॉल्यूम और नेचर पब्लिकली डॉक्यूमेंट करते हैं, जैसा एक्स और मेटा ने किया, तो सिविल सोसाइटी को अदरवाइज इनविजिबल डेटा मिल जाता है। इंटरनेशनल अटेंशन मैटर करता है। इंडिया अपनी ग्लोबल इमेज के बारे में केयर करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का 157 th रैंक पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे वाइडस्प्रेड इंटरनेशनल मीडिया कवरेज के साथ गवर्नमेंट इसे इजीली डिसमिस नहीं कर सकता। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिपेंडेंट मीडिया का सपोर्ट करो। आज इंडिया में अकाउंटेबिलिटी जर्नलिज्म करने वाले इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स और कंटेंट क्रिएटर्स बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के बैकिंग के बिना, लीगल टीम्स के बिना, स्टेबल रेवेन्यू के बिना काम कर रहे हैं। वे लास्ट लाइन ऑफ अकाउंटेबिलिटी जर्नलिज्म है। अगर वे सेंसरशिप, इकोनॉमिक प्रेशर या एग्जॉस्शन से डिसअपीयर हो गए, तो बचा इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम ऑलमोस्ट इंटायरली गवर्नमेंट और अलाइंड इंटरेस्ट द्वारा शेप्ड होगा। If free speech is a threat to your government, then your government is a threat to your nation. ये radical statement नहीं है, ये डेमोक्रेसी का लॉजिक है, प्लेनली स्टेटेड। गवर्नमेंट्स जो स्क्रूटनी के बिना ऑपरेट कर सकते हैं, बेटर नहीं बनते। वे फेलियर्स में बोल्डर, सेल्फ प्रोटेक्शन में अग्रेसिव और पीपल से डिस्टेंट बनते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया ट्रजेक्टरी सिम्टम है। डिजीज सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेक्स है। इंडिपेंडेंट प्रेस, मीनिंगफुल जुडिशियल ओवरसाइट, रोबस्ट सिविल सोसाइटी जो फंक्शनिंग डेमोक्रेसी डिपेंड करती है। 2026 का 157 रैंकिंग सिर्फ नंबर नहीं, ये मिरर है और ये रिफ्लेक्ट करता है डेमोक्रेसी इन डिस्ट्रेस। क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया प्रेस फ्रीडम को सीरियसली ले सकता है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि इंडिया प्रेस फ्रीडम को सीरियसली न लेने का खर्च उठा सकता है या नहीं।